बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रामकृष्ण शर्मा ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ऑप एम्प एप्लीकेशंस के पार्ट 2 लेक्चर के साथ उपस्थित हुआ हूँ, है ना। पार्ट 1 में हम लोगों ने कॉम्परेटर के बारे में देखा था, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, बफर एम्पलीफायर, है ना, इन सब के बारे में बातचीत हुई थी। और आज इस वीडियो के इस पार्ट में हम लोग मैथमेटिकल एप्लीकेशंस को देखेंगे, लाइक एडिशन ऑफ टू नंबर्स, टू और मोर नंबर्स, है ना, सब्ट्रैक्शन, दैट इज डिफरेंस एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, ये सारे एम्पलीफायर्स के बारे में अब हम लोग इस एप्लीकेशन में देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी पिछले दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, उसको जरूर देख लीजिएगा, सो दैट कि इस लेक्चर में जो भी कॉन्सेप्ट पीछे से यूज होंगे वो आपको समझ में आए, है ना। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में आइडियल ऑप एम्प क्या होता है, किस तरह से वो काम करता है, फिर प्रैक्टिकल जो आपके ये एप्लीकेशंस हैं पिछले वीडियो के, उसको आप देख लीजिएगा, और उसके बाद फिर इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट कि जब भी आपको नया वीडियो अपलोड हो आपको जानकारी तुरंत मिल जाए और आप अपनी पढ़ाई जारी रख सके, है ना। इस पॉइंट से चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें। आइए हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा अब अगला टॉपिक है आज का समिंग एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हम लोगों ने पिछली बार देखा था। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हम एक इनपुट यहाँ पर अप्लाई करते थे, अब उसके बजाय इन्वर्टिंग टर्मिनल पर 3 इनपुट आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, V1, V2 और V3। चूंकि इन्वर्टिंग इनपुट पर हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इसलिए इसको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोल रहे हैं, और ये सारे ही वोल्टेजेस का सम हमें फाइनली मिलेगा, इसलिए इसको समिंग एम्पलीफायर भी बोलते हैं। ये तो डेरिवेशन के बाद ही पता चलेगा कि ये समिंग एम्पलीफायर कैसे है। तो आइए हम लोग अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स आपको एकदम क्लियर होंगे। पहला स्टेप क्या है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। देखो ये जो हमारा सर्किट है, सर्किट में नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड है और इन्वर्टिंग टर्मिनल हमारा 3 रजिस्टेंसेस के थ्रू 3 वोल्टेजेस V1, V2 और V3 से कनेक्टेड है, और जो फीडबैक पाथ पे है उसमें एक रजिस्टेंस RF लगा हुआ है और फाइनल आउटपुट हमारा V0 मिलना है, ठीक है ना। इतनी बात हुई है। तो स्टेप 1 में हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। ये वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, चूंकि ग्राउंड से कनेक्टेड है इसलिए VB की वैल्यू 0 होगी। चूंकि ये वोल्टेज हमारा वर्चुअली इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अपीयर होगा इसलिए VA पोटेंशियल, मतलब ये पूरा जो लाइन है इस पर जो पोटेंशियल है इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 के बराबर होगी। अब यहाँ का पोटेंशियल हमको मिल गया और दूसरे एंड पर जो पोटेंशियल है वो हमको अवेलेबल है, पता है, तो आप यहाँ से करंट की वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से KCL अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग KCL एट इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम KCL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो देखो I1, I2 और I3 इनकमिंग करंट है इस नोड की तरफ, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 ये किसके बराबर हो जाएगा, IF आउटगोइंग करंट है तो IF के बराबर हो जाएगा। अब I1 को हम क्या लिखेंगे, आपको पता है ना, किसी रजिस्टर, ये रजिस्टर है हमारा, इस रजिस्टर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, इसके दोनों टर्मिनल पर V1 और V2 अप्लाई किया है और इसमें करंट हमारा I फ्लो हो रहा है, तो I की वैल्यू क्या होगी, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई R, है ना। उसी पॉइंट से चलेंगे। I1 हमारा क्या होगा, I1 हमारा हो जाएगा V1 माइनस VA अपन R1, तो V1 और VA हमारा 0 है तो V1 अपन R1 हो गया सीधे सीधे। I2 हमारा क्या हो जाएगा, V2 माइनस VA अपन R2, तो V2 अपन R2 हो गया, VA 0 है हमारा। ऐसे तीसरा वोल्टेज V3 अपन R3 इक्वल टू VA माइनस V0 अपन RF, तो VA तो 0 है तो माइनस V0 अपन RF, ये हमारा हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें इस RF को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करें माइनस साइन के साथ, तो माइनस RF अपन R1 V1 माइनस RF अपन R2 V2 माइनस RF अपन R3 V3, ऐसा हमको मिलेगा। अब मान लीजिए R1, R2, R3 और RF बराबर है, तो जब इक्वल हैं ऐसे कंडीशन में इसको R मान लीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे और ये भी कैंसिल हो जाएंगे। सो विल गेट V0 इक्वल टू माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3, ये आप माइनस को कॉमन करेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3। नेगेटिव साइन ये बता रहा है
कि एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है और V1 प्लस V2 प्लस V3 ये बता रहा है कि ये समिंग एम्पलीफायर है जो तीनों क्वांटिटीज को सम कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? इस तरह से आपका ये आउटपुट वोल्टेज आपको मिल जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? एकदम क्लियर है मेरे ख्याल से, है ना? समिंग एम्पलीफायर दूसरे तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं, दैट इज नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। तो नॉन इन्वर्टिंग है, इससे सीधा मतलब ये पता है कि जो हम सर्किट डिजाइन करेंगे उसमें जो दो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई करेंगे। ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है प्लस, है ना? और इन्वर्टिंग टर्मिनल को आप ग्राउंड कर देंगे रेजिस्टेंस और फीडबैक रेजिस्टेंस के थ्रू। अच्छा, ये हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ग्राउंड कर दिया। अब देखिए पहला स्टेप हमारा क्या होता है? पहला स्टेप है यहाँ का वोल्टेज कैलकुलेट करना। तो मान लीजिए यहाँ का वोल्टेज VB है, अब यहाँ V1 अप्लाई करें, यहाँ V2 अप्लाई करें, तो VB हमको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करें? तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे ये करंट इधर जा रही है I1 और ये करंट इधर जा रही है I2 और टोटल करंट हमारी क्या होगी? इनपुट करंट। इनपुट करंट तो हमारी 0 होती है, ये भी हमको पता है। तो I1 प्लस I2 ये दोनों करंट II के बराबर होगा। I1 प्लस I2 इक्वल टू II, बट II की वैल्यू तो 0 है, इनपुट करंट की वैल्यू 0, तो I1 प्लस I2 क्या हो जाएगा? हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब हमें I1 और I2, ये हमारा I1 करंट है, ये हमारा I2 करंट है, तो इसके लिए हम करंट का इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे। तो I1 के लिए आप क्या लिखेंगे? आप बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में V1 माइनस VB, यहाँ का पोटेंशियल VB है, V1 माइनस VB अपन R1, V1 माइनस VB अपन R1, ठीक है, प्लस ये करंट हमारा क्या होगा? V2 माइनस VB अपन R2, इसकी वैल्यू आप 0 के बराबर कर दो। तो क्या मिलेगा हमको? ये मिल जाएगा V1 अपान R1 प्लस V2 अपान R2, ये हो गया इक्वल टू VB वाले टर्म उधर ले जाइए, माइनस का प्लस हो जाएगा, VB अपान R1 प्लस VB अपान R2। तो VB को आप कॉमन कर लो, तो क्या मिलेगा? 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 इक्वल टू, यहाँ पर क्या है? V1 अपान R1 प्लस V2 अपान R2। R1 R2 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, तो VB R1 प्लस R2 अपान R1 R2 इक्वल टू, यहाँ पर भी R1 R2 हो जाएगा, तो हो जाएगा V1 R2 प्लस V2 R1। होगा कि नहीं? ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। सो VB की वैल्यू क्या आ गई? अब बताओ। VB इक्वल टू हो गया V1 R2 प्लस V2 R1 अपान R1 प्लस R2। तो ये हमारा VB की वैल्यू यहाँ पर मिल गई, है ना? तो VA इक्वल टू VB इक्वल टू दिस। इतना टर्म हमको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? ठीक बात है ये। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब देखिए एक चीज तो हमें ये क्लियर हो गया, VB की वैल्यू हमको मिल गई। अब VB की वैल्यू मिल गई तो वर्चुअल कनेक्शन कॉन्सेप्ट से VA की वैल्यू भी वही हो जाएगी। तो VA इक्वल टू VB इक्वल टू ये हो गया हमारा। अब यहाँ का पोटेंशियल हमको मिल गया ना इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, तो हम यहाँ पर KCL अप्लाई कर सकते हैं, I इक्वल टू IF। ओके, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे? I की वैल्यू IF के बराबर कर देंगे। तो अब I इक्वल टू IF, है ना? अब इस पर हम लोग चल रहे हैं, दोनों करंट्स आपस में बराबर होंगे, तो I को कैसे लिखेंगे आप बताइए? I को आप लिखेंगे, पहला पोटेंशियल 0 है, दूसरा पोटेंशियल VA है, तो 0 माइनस VA डिवाइडेड बाई R इक्वल टू, पहला पोटेंशियल VA है, दूसरा पोटेंशियल V0 है और RF है रेजिस्टेंस, VA माइनस V0 अपन RF, ये हमारा मिल गया। तो V0 अपन RF की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये इधर आया V0 अपन RF प्लस हो गया इक्वल टू VA अपन RF प्लस VA अपन R। अब आप इसको VA को कॉमन कर लो, तो 1 अपान RF प्लस 1 अपान R, है ना? और इसको आप और आगे कंटिन्यू करेंगे तो V0 अपान RF इज इक्वल टू, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो VA R प्लस RF डिवाइडेड बाई RF, ये हो जाएगा, RF से RF कैंसिल हो गया, तो V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? R को डिवाइड कर दीजिए, VA 1 प्लस RF अपान R, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। और VA की वैल्यू क्या है? इसको आप पुट कर दीजिए ना, VA हमारा ये है R1 V2 प्लस R2 V1 अपन R1 प्लस R2, तो V0 की वैल्यू क्या हो गई?
1 प्लस आर एफ अपान आर, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा V1 R2 प्लस V2 R1 अपान R1 प्लस R2। इज इट ओके और नॉट? यहाँ भी ठीक है ना। अब बस लास्ट चीज इसमें है कि मान लीजिए हमारा है ना, अब ये हमें मिला है V नॉट इज इक्वल टू, यही चीज V नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस आर एफ अपान आर, ठीक है, V1 R2 प्लस V2 R1 अपान R1 प्लस R2। अब मान लीजिए R इक्वल टू आर एफ इक्वल टू R1 इक्वल टू R2 है ना, ऐसा है हमारा। तो V नॉट की वैल्यू अब बताओ क्या आएगी, 1 प्लस 1, R और आर एफ बराबर है तो 1 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको R मानिए इसको भी R मानिए तो R कॉमन हो जाएगा हमारा, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई ये हमारा क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, R प्लस R 2R, R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो V नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी V1 प्लस V2। तो हमें क्या मिल रहा है, ये दोनों का सम मिल रहा है। देखो इसमें कहीं माइनस साइन है, नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये नॉन इन्वर्टिंग है, पहली चीज। दूसरा चीज क्या है, ये सम हो रहा है तो आप क्या हो गया, समिंग हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इस तरह से हम ये समिंग एम्पलीफायर्स को डिजाइन कर सकते हैं। समिंग एम्पलीफायर को एडर भी बोलते हैं ना, एडर सर्किट भी बोलते हैं। अच्छा दूसरा जो हमारा है डिफरेंस या डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो डिफरेंस जब करना होगा, अभी तक हम क्या कर रहे थे, इनपुट्स को एक ही टर्मिनल पर अप्लाई कर रहे थे। इन्वर्टिंग वाले में सारा इनपुट इन्वर्टिंग पर अप्लाई किया था, नॉन इन्वर्टिंग वाले में सारा इनपुट नॉन इन्वर्टिंग पे अप्लाई किया था समिंग एम्पलीफायर में। अभी हम लोग डिफरेंस एम्पलीफायर करेंगे तो दोनों ही टर्मिनल पर वोल्टेज अप्लाई किए जाएंगे और उनका सब्ट्रैक्शन हमको मिलेगा। ओके ना। तो मान लीजिए हमने V1 अप्लाई किया इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, V2 अप्लाई किया नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर थ्रू R2 एंड RG, ठीक है। तो और यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस के थ्रू आपने एक फीडबैक पाथ भी अप्लाई किया है RF, जहां से आपको आउटपुट V नॉट आपको मिलना है। इतनी बात यहाँ पर सर्किट में है। तो हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज अप्लाई करें, कैलकुलेट करेंगे। तो आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दो। तो वोल्टेज डिवीजन रूल, VB इसके क्रॉस वोल्टेज हुआ ना RG के क्रॉस, तो जहां पर हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है उस रेजिस्टेंस को इनपुट वोल्टेज से मल्टीप्लाई करिए और डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। जैसे यहाँ पर VB की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनपुट वोल्टेज V2, जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस VB निकालना है वो RG डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। ये क्लियर है? और यहाँ का वोल्टेज आ गया तो यही वोल्टेज वर्चुअली अपीयर होगा, तो VA की वैल्यू भी यही हो जाएगी। तो VA इक्वल टू VB इक्वल टू दिस, ये हमारा आ गया। अब इस टर्मिनल पर हमें कैलकुलेशन करना है। इस टर्मिनल पर देखो KCL अप्लाई करना है, I1 की वैल्यू IF के बराबर, I1 इक्वल टू IF। अब I1 हमारा क्या है, I1 हमारा हो जाएगा V1 माइनस VA अपन R1 इक्वल टू IF की वैल्यू क्या होगी, VA माइनस V नॉट अपन RF, VA माइनस V नॉट अपन RF, ऐसा हमारा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा ये हमें क्या मिला, V1 अपन R1 माइनस VA अपन R1, ठीक है, माइनस VA अपन RF, वो इधर आ गया, इक्वल टू माइनस V नॉट अपन RF, ऐसा हमको मिलेगा। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया V नॉट अपन RF की वैल्यू क्या हो जाएगी, VA अपन R1 प्लस VA अपन RF माइनस V1 अपन R1, ठीक है। आप इसका LCM ले लीजिए इस पूरे का, VA को कॉमन करते हुए, तो हमारा VA जब यहाँ कॉमन करेंगे तो हमारा हो जाएगा R1 प्लस RF अपन R1 RF, और माइनस यहाँ भी RF कर दीजिए तो RF V1 अपन R1 RF, ये हमारा आ जाएगा। ये किसके बराबर है, V नॉट अपन RF के बराबर। तो RF से आप दोनों साइड में कैंसिल कर दीजिए, डिनोमिनेटर में हमको मिल गया है। तो V नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, V नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस RF अपन R1, देखो R1 को डिवाइड करो तो 1 आ जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो RF अपन R1 इंटू VA माइनस RF अपन R1 इंटू V1, ये हमको फाइनल आउटपुट मिलेगा। जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे है ना, तो न्यूमेरिकल करते समय ये जो वोल्टेज है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी वोल्टेज में 1 प्लस RF अपन R1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉन इन्वर्टिंग वाला वोल्टेज मिल जाएगा। और
यहाँ पर जो वोल्टेज है V1 इसको आप माइनस आर एफ अपान R1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन्वर्टिंग वाला वोल्टेज, और इन दोनों को एक साथ आप लिख लीजिए, सम कर लीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये हमें यहाँ तक का वोल्टेज मिला, क्लियर है। और VA हमारा है क्या, VA की वैल्यू हमारी है ये, इसको भी आप इसमें पुट कर दीजिए तो फाइनल आउटपुट हमको ये मिल जाएगा, है ना। मतलब V0 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस आर एफ अपान R1, ठीक है, इंटू VA की जगह हम लिख देते हैं V2 RG अपान R2 प्लस RG माइनस आर एफ अपान R1 इंटू V1, ऐसा हमको मिलेगा। अब मान लीजिए लेट R1 इक्वल टू आर एफ इक्वल टू RG इक्वल टू R2, ये सब जब करेंगे तो V0 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, प्लस 1, है ना। अच्छा, इंटू V2 R डिवाइडेड बाई 2R, ऐसा हमारा हो जाएगा, माइनस ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, केवल V1 बचेगा, R से R कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो V0 की वैल्यू क्या मिल गई, V2 माइनस V1। सो दिस इज अ डिफरेंस एम्पलीफायर। इज इट क्लियर और नॉट? यस, वेरी क्लियर, क्योंकि दोनों का सब्ट्रैक्शन हमको मिल रहा है आउटपुट में। सो दिस इज अ डिफरेंस एम्पलीफायर। डिफरेंशियर और इंटीग्रेटर डिजाइन करने के लिए पहले हमको, डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर के लिए पहले हमको कैपेसिटर का बिहेवियर देखना पड़ेगा करंट का। तो हमारा कैपेसिटर जो होता है, ये मान लीजिए कैपेसिटेंस की वैल्यू C है और दोनों टर्मिनल पर आपने V1 और V2 अप्लाई कर रखा है और इसमें करंट I फ्लो हो रही है। I इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, मतलब V1 हायर पोटेंशियल और V2 लोअर पोटेंशियल है। ऐसी कंडीशन में I की जो वैल्यू होती है वो C dV अपान dt होती है ना। और V हमारा क्या है, V1 माइनस V2, मतलब आप d अपान dt ऑफ V1 माइनस V2, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ये हमारा फार्मूला होता है। I को हम क्या लिखते हैं, I को लिखते हैं हम dV अपान dt, dq अपान dt, है ना, ये लिखते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq अपान dt। और dq हमारा होता क्या है, dq इज इक्वल टू होता है C dV। इसके जगह पर आप C dV यहाँ पर पुट कर देंगे तो I की वैल्यू हो जाएगी C dV अपान dt। तो यहाँ से हमारा ये फार्मूला मिल जाता है। और dV, V जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर दोनों पोटेंशियल हमको पता है तो उसको आप माइनस कर देंगे वहां पर, क्लियर है कि नहीं। सो दिस इज द करंट। अब इसी करंट की सहायता से आप डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर, इन दोनों को हम लोग समझने के लिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोनों ही सर्किट को समझने के पहले एक और चीज देख लेते हैं, कुछ सिग्नल्स के बारे में। इम्पल्स सिग्नल हमारा होता है, अगर t इज इक्वल टू 0 है उस कंडीशन में हमारा सिग्नल डिफाइंड होगा A, है ना, जैसे यहाँ पर एरो दिखाई दे रहा है। और जब t नॉट इक्वल टू 0 होगा तो सिग्नल की वैल्यू 0 होगी, बाकी समय पर सिग्नल की वैल्यू क्या है, 0 है, क्लियर है। अच्छा, स्टेप सिग्नल क्या होता है, स्टेप सिग्नल होता है फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए जो xt हमारा होता है दैट इज कांस्टेंट, यहाँ पर वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, A है। रैंप सिग्नल हमारा क्या होता है, रैंप सिग्नल हमारा लाइन का इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास होगा। तो जब t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है उस कंडीशन में xt की वैल्यू at के बराबर होती है। तो ये जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा सिग्नल की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। इसका स्लोप क्या है, a है, क्योंकि at में a आपका क्या होता है, स्लोप होता है ना। ऐसे at स्क्वायर आपका पैराबोलिक सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है, जिसको आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इतने सिग्नल्स के बारे में जानकारी है। अब इंटीग्रेटर एम्पलीफायर की हम लोग बात करते हैं। इंटीग्रेटर एम्पलीफायर में जो फीडबैक पाथ है वहां पर आप कैपेसिटर लगा देते हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड करते हैं, जबकि इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट प्रोवाइड किया जाता है ना। तो हम लोग कैलकुलेशन कहाँ से शुरू करेंगे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज कितना है, 0 है ना। वही जो, क्योंकि ग्राउंड से कनेक्टेड है, यही वोल्टेज वर्चुअली इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अपीयर होगा, तो VA की वैल्यू VB के बराबर हो जाएगी और 0 है। अब देखो यहाँ का वोल्टेज पता चल गया, तो हम इसमें करंट का इक्वेशन लिखेंगे। तो I1 की वैल्यू IF के बराबर होगी, है ना, I1 इक्वल टू IF। I1 क्या है हमारा, आप बताओ, I1 क्या होगा, V1 माइनस VA अपन R1, VA 0 भी है, तो V1 माइनस VA की जगह 0 डिवाइडेड बाई R1 इक्वल टू, यहाँ पर तो कैपेसिटर लगा हुआ है तो उसका जो करंट इक्वेशन होगा इस तरह से होगा, CF dV अपन dt। और V क्या होगा, V का मतलब हो गया VA माइनस V0, है कि नहीं। तो CF d अपन dt ऑफ VA माइनस V0, VA की वैल्यू 0 है, ये भी याद रखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी
माइनस सी एफ टी वी नॉट अपन डी टी इक्वल टू वी वन अपन आर वन, ऐसा हमको मिलेगा। अच्छा अब देखो, अब हमें हमें तो वी नॉट चाहिए, तो डी वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस विल बी माइनस वन अपन आर वन सी एफ, ये हमारा माइनस सी एफ इधर जाकर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, वी वन और डी टी हमारा नीचे ऊपर जाकर हम मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, तो यहाँ मिलेगा वी नॉट, और इधर क्या मिलेगा, कांस्टेंट टर्म में वन अपान आर वन सी एफ, ये कांस्टेंट है बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी वन डी टी, और एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट के भी यहाँ पर आएगा। अगर हम इनिशियल कंडीशंस को, सारे इनिशियल कंडीशंस को हम जीरो अज्यूम कर लें, एक के की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो आपका फाइनल जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, वी नॉट इक्वल टू माइनस वन अपान आर वन सी एफ इंटीग्रेशन ऑफ वी वन डी टी, ये हमको मिलेगा। सो दिस इज द फाइनल आउटपुट। तो ये हमारा इंटीग्रेटर का आउटपुट है। क्यों? क्योंकि आपका जो इनपुट वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं उस इनपुट वोल्टेज का इंटीग्रेशन आउटपुट में मिल रहा है ना। तो ये हमारा इंटीग्रेटर एम्पलीफायर है। अब मान लीजिए हम स्टेप सिग्नल को इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारा स्टेप सिग्नल है ए ना, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, तो V1 की जगह पर हम ए रख दें। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t आ जाएगा, है ना। ये हमारा फार्मूले में क्या आ जाएगा, ये माइनस ए अपान आर वन सी एफ इंटू टी, मतलब कोई कांस्टेंट है इंटू टी है, आप इसको k इंटू टी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये तो हमारा रैंप सिग्नल है ना, क्योंकि जो रैंप सिग्नल हमने डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू एक्स टी इज इक्वल टू ए टी, यही हमारा है। a वहां पर कोई स्लोप था, यहाँ पर k कोई स्लोप है, k की वैल्यू ये है। दिस इज अ नेगेटिव स्लोप क्योंकि माइनस साइन इसमें बना हुआ है। तो आपका जो नया सिग्नल है वो एक रैंप सिग्नल है जिसका स्लोप नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव डायरेक्शन में एक स्लोप के साथ इसको आप ड्रॉ कर देते हैं। इज इट ओके और नॉट? यस ओके, ठीक बात है ये। तो ये हमको समझ में आ रहा है। दूसरा केस, मान लीजिए हमने रैंप सिग्नल इनपुट में दिया, अब रैंप सिग्नल एटी हमने दिया है इनपुट में, है ना। तो इस एटी को आप यहाँ पर इंटीग्रेट कर दीजिए, तो V1 की जगह हमने एटी रख दिया, एटी को इंटीग्रेट करेंगे तो ए तो बाहर चला गया, और टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू होगा, तो टी स्क्वायर यहाँ लिख दिया और टू को आप नीचे डिनोमिनेटर में आपने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो ये आपको क्या मिल गया, अभी आपको पैराबोलिक सिग्नल मिल रहा है लेकिन माइनस साइन से मल्टीप्लाइड है, मतलब ये जो हमें पैराबोलिक सिग्नल टी स्क्वायर का फंक्शन ऐसे मिलता है वो माइनस साइन के साथ ऐसे मिलेगा, है ना। आप देखेंगे तो ये आपको पैराबोलिक फंक्शन इस तरह से आउटपुट में मिलता है। तीसरा जो हमारा है, मान लीजिए हम इम्पल्स सिग्नल अप्लाई करते हैं, है ना। इम्पल्स सिग्नल की वैल्यू मान लीजिए ए है, तो ये तो कब डिफाइंड है, जब t इज इक्वल टू जीरो होगा तब डिफाइंड है। t इज नॉट इक्वल टू जीरो पर फंक्शन की वैल्यू जीरो होती है, फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या होती है, जीरो होती है। तो केवल जीरो पर डिफाइंड है, तो आप अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी लिमिट जीरो से जीरो, मतलब यही एक वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू सीधे सीधे यहाँ पर आ जाएगा और बाकी इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। आपको मिलेगा क्या, वी नॉट इज इक्वल टू माइनस ए अपान आर वन सी एफ, यही मिलेगा। अब ये कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट बना रहेगा, ये करने का ये मतलब हुआ। माइनस साइन के साथ इसको आप माइनस के लिख सकते हैं, है ना। तो आपका जो स्टेप फंक्शन होगा उसका कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, माइनस के होगी, जहाँ के की वैल्यू ए अपान आर वन सी एफ है। तो ये आपका स्टेप फंक्शन आउटपुट में आपको मिलने वाला है, ये वी नॉट आपको मिल गया, ठीक बात है। तो इस तरह से आप इंटीग्रेटर, इसके अलावा भी और बहुत सारे सिग्नल्स आप इनपुट में अप्लाई करके देख सकते हैं कि आउटपुट में कैसा सिग्नल हमको मिलेगा। एक लास्ट सर्किट इसमें बात कर लेते हैं आज का, दैट इज डिफरेंशिएटर एम्पलीफायर। डिफरेंशिएटर एम्पलीफायर वह एम्पलीफायर है जो डिफरेंशिएशन प्रोवाइड करेगा, जो भी इनपुट हमने अप्लाई किया है उसका डिफरेंशिएशन आउटपुट में मिलेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेटर के जस्ट अपोजिट इसमें जो इनपुट साइड है वहां पर आप कैपेसिटर को यूज करते हैं और फीडबैक पाथ में रेजिस्टेंस को यूज करते हैं, ठीक बात है। चलिए, और वैसे ही जैसे पुराना सर्किट था इसमें भी आप नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। आप देखो, तो यहीं से शुरू करेंगे नॉन इन्वर्टिंग से, VB की वैल्यू जीरो हो गई क्योंकि ग्राउंड से कनेक्टेड है, और ये पोटेंशियल वर्चुअली यहाँ अपीयर हो गया, तो VA की वैल्यू VB के बराबर होगी, ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट का वोल्टेज जीरो आ गया, हमको मिल गया। अब हम KCL अप्लाई कर सकते हैं ना, तो तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे, मतलब I1 की वैल्यू IF के बराबर होगी। अब I1 हमारा क्या होगा, यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है तो इसका फार्मूला क्या होगा, C1 dV अपन dt इक्वल टू
IF की वैल्यू क्या होगी, ये तो सिंपल है, VA माइनस V नॉट अपन RF है ना, VA माइनस V नॉट अपन RF। VA की वैल्यू 0 है ना, VA की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर 0 पुट कर दो तो यहाँ 0 हो जाएगा। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, C1 है ना, D V1 अपन DT है ना, V1 माइनस VA होता है लेकिन VA की वैल्यू 0 है, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस V नॉट अपन RF। तो V नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी आप बताओ, ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस भी, तो माइनस R1 RF C1 है ना, RF C1 dV1 अपान dt, ये हमको आउटपुट में मिलेगा। तो आप देखेंगे जो इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं V1, उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद आउटपुट आपको मिल रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह से ये हमारा डिफरेंशिएटर सर्किट हो गया। अब इसको भी हम अलग अलग वेवफॉर्म की सहायता से समझ सकते हैं। तो मान लीजिए हमने स्टेप सिग्नल इनपुट में प्रोवाइड किया, तो जब हम स्टेप सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं तो स्टेप सिग्नल मतलब कांस्टेंट वोल्टेज, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। लेकिन आप देखो ये जो कांस्टेंट वोल्टेज है, जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जब हम ये सर्किट को देंगे तो सर्किट में इमीडिएटली एक हाई वैल्यू यहीं पर ना जनरेट हो जाएगी और उसके तुरंत बाद डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 हो जाएगी है ना, और उसके बाद फर्दर आउटपुट की वैल्यू 0 रहेगी। मतलब क्या है, मतलब ये डिफरेंशिएशन के बाद जब डिफरेंशिएशन कंप्लीट होगा तब आउटपुट 0 होगा, उसके पहले कुछ ना कुछ वोल्टेज अचीव कर लेगा। सो दिस जनरेट्स एन इम्पल्स सिग्नल है ना, यहाँ पर एक इम्पल्स सिग्नल जनरेट हो जाता है हमारा। तो आप इसमें ए की वैल्यू को जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो डी ए अपन डी टी की वैल्यू ऐसे तो 0 आएगी, लेकिन इनिशियल एक वैल्यू को वह अचीव कर लेगा t इज इक्वल टू 0 पर, तो आपको क्या मिलेगा माइनस C1 RF इंटू ए, इतना आपको t इज इक्वल टू 0 पर मिल जाएगा। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि आपका जो इम्पल्स फंक्शन होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में आप मिलेगा। ठीक है, तो स्टेप सिग्नल का जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी इम्पल्स सिग्नल। अगर हम रैंप सिग्नल इनपुट में अप्लाई करें मतलब AT है ना, तो AT को डिफरेंशिएट करिए, A कांस्टेंट है बाहर चला आया और DT अपन DT की वैल्यू क्या हो गई 1, ये क्या मिलेगा माइनस C1 RF इंटू ए। अब ये हमारा t ग्रेटर इक्वल टू 0 के केस में आपको मिलेगा पूरा का पूरा ये स्टेप सिग्नल होगा। सो वी आर गेटिंग स्टेप सिग्नल विद नेगेटिव साइन, एक कांस्टेंट वोल्टेज आपको आउटपुट में मिलेगा। मान लीजिए आपने पैराबोलिक सिग्नल अप्लाई किया AT स्क्वायर, तो यहाँ पर आपने AT स्क्वायर को डिफरेंशिएट करता है। A तो आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये t, ये माइनस KT हुआ ना एक तरह से, तो आपको एक रैंप सिग्नल मिलेगा जो नेगेटिव स्लोप के साथ है। तो नेगेटिव स्लोप के साथ आपको एक रैंप सिग्नल मिलता है जिसको आप यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, और इस तरह से आपका पैराबोलिक सिग्नल के लिए रैंप सिग्नल मिलता है। तो ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि भाई ना अगर हम इंटीग्रेटर को स्टेप सिग्नल देंगे तो क्या आउटपुट मिलेगा, रैंप मिलेगा। रैंप को इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, पैराबोलिक मिलेगा। ठीक है, इंटीग्रेटर को इम्पल्स सिग्नल दिया तो क्या मिलेगा, स्टेप सिग्नल मिलेगा। इसी तरह से डिफरेंशिएटर को देखिए, स्टेप सिग्नल दिया तो इम्पल्स सिग्नल मिलेगा। ठीक है, डिफरेंशिएटर को रैंप सिग्नल दिया तो स्टेप सिग्नल मिलेगा, डिफरेंशिएटर को पैराबोलिक सिग्नल दिया तो रैंप सिग्नल मिलेगा। ये सारा इस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहने की आवश्यकता है ना। ये सारा एप्लीकेशन था, 2 पार्ट में इस एप्लीकेशंस को समाप्त किया गया है। अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम लोग करेंगे, एक एक न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप्स आपको हमेशा याद रखना है, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे डेरिवेशन हो, चाहे थ्योरी हो। पहले स्टेप में आप नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज को फाइंड करेंगे। ठीक है, दूसरे स्टेप में वर्चुअल कनेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, और तीसरे स्टेप में आप KCL अप्लाई करेंगे, KCL एप्लीकेशन एट इन्वर्टिंग इनपुट। ये 3 काम हमेशा आपको करना है, और जब जब ये काम करेंगे तब तब आपका क्वेश्चन सही होगा, है ना। इसी पॉइंट से चलना है। इस तीनों पॉइंट्स को आप दिमाग में बनाए रखिए ताकि न्यूमेरिकल जब अगली बार आप करें तो आपको समझ में आए। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में जल्दी ही फिर से मुलाकात करेंगे। आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को नमस्कार।